राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का साहित्य क्लासेस में हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस में हिंदी अनिवार्य की दूसरी पुस्तक पीयूष प्रवाह हम पढ़ रहे हैं। पीयूष प्रवाह के 2 पाठ हमने पढ़े। आज हम पढ़ेंगे पीयूष प्रवाह का तीसरा पाठ गोरा, और यह एक रेखाचित्र है जो कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखा गया है। बहुत ही मर्मस्पर्शी और बहुत ही सुंदर रेखाचित्र है। महादेवी वर्मा जो कि 1907 से लेकर के 1987 तक हमारी इस भारत की हिंदी को अपनी साहित्यिक प्रतिभा से सींचती रही, अपनी साहित्यिक कलम से इससे हमारी हिंदी को समृद्ध किया। उनका परिचय भी पढ़ेंगे। इनका परिचय हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपके लिए हिंदी साहित्य में और हिंदी अनिवार्य में आपके लेखक परिचय भी पूछा जाता है, तो वो भी आपके क्लियर हो जाएगा इसमें। यानी थोड़ा वैसे इसका लेखक परिचय हिंदी अनिवार्य में, हिंदी साहित्य में दोनों में चढ़ाया गया है, अपलोड किया गया है, लेकिन एक बार और कर देते हैं ताकि आपके इसका रिवीजन हो जाए। पाठ का केंद्रीय भाव भी पढ़ेंगे, पाठ के बीच में जो प्रश्न बनेंगे वो भी पढ़ेंगे। इसके अलावा बोर्ड के लिए जो आपके संभावित प्रश्न है, ये बहुत मोस्ट बात है ये कि बोर्ड के लिए जो आपके जो मोस्ट प्रश्न बनते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं, उनको भी पढ़ेंगे। इसके अलावा आपको होमवर्क भी दिया जाएगा, और वो होमवर्क आप ये जो नंबर है 9610208295 इन पर आप भेज सकते हैं। इन पर भेजने के लिए अपने यहाँ पर व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए गए हैं, और व्हाट्सएप ग्रुप्स पर साहित्य क्लासेज की चारों विषयों की कक्षाएं, यानी हिंदी कंपल्सरी की, हिंदी लिटरेचर की, पॉलिटिकल की और इंग्लिश की, यानी चारों विषयों की जो कक्षाएं हैं वो डेली अपलोड होती रहती है यूट्यूब पर, और अपने जो ये नंबर हैं इनके जो ग्रुप बने हुए हैं उन पर, तो आप इन ग्रुप्स में ऐड हो जाइए। इसके अलावा आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी पार्ट अपलोड किया जाता है तो आपके YouTube पर इसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप उसे तुरंत देख लें। जब तक आपकी जो परीक्षाएं होगी, परीक्षा तक लगभग अपनी जो चारों विषय हैं, चारों विषयों का जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो गया है। यानी जैसे हिंदी है तो हिंदी का तो लगभग 90% सिलेबस करवा दिया गया, हिंदी साहित्य का 90% हो गया, इंग्लिश का 90% हो गया, ज्योग्राफी, ये जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस का जो सिलेबस है वो लगभग 60% हुआ है, अभी वो चल रहा है, तो बाकी का 90% हो गया है। अब इनके जो प्रश्नोत्तर वीडियो जारी किए जाएंगे, और प्रश्नोत्तर वीडियो या जो ई क्लासेज की जो अपने जो सीरीज है यानी साप्ताहिक क्वेश्चन है वो जारी किए जाएंगे, और आप उन्हें देखते रहिए। आपकी परीक्षा के लिए, आपकी सफलता को निखारने में मेरे वीडियोज अवश्य ही आपके मददगार होंगे। आइए चलते हैं और देखते हैं कि ये गोरा जो रेखाचित्र है वो महादेवी वर्मा किस प्रकार लिखती है, इस गोरा की क्या विशेषताएं रहती है, आइए देखते हैं। देखिए, गोरा महादेवी वर्मा ये एक रेखाचित्र है। लेखिका का परिचय आप देख लीजिए थोड़ा। महादेवी वर्मा हिंदी के छायावादी काव्य आंदोलन के 4 स्तंभों में से एक है। हिंदी के छायावादी काव्य के 4 स्तंभ कौन थे? एक तो प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, यानी जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत और निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा, ये 4 स्तंभ थे। 4 स्तंभों में से ये भी एक थी, 4 स्तंभों में से एक थी। प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा, ये छायावाद के 4 स्तंभ हैं। इस कविता में वेदना और करुणा की, इसकी कविता में वेदना और करुणा की प्रधानता है, और इनको आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा भी कहा जाता है। महादेवी वर्मा की चिंतन वृत्ति साहित्य और समाज दोनों दिशाओं में प्रभावित हुई है। साहित्य में तो हुई है, इसके साथ साथ समाज को दृष्टिगत रखते हुए उन्होंने अपनी लेखनी को चलाया है। समाज में जो उन्होंने देखा और जिसके लिए वो अपना उपदेश देना चाहती थी, या समाज में जो कोई सुधार या समाज में जो संवेदना व्यक्त करना चाहती थी, वो इनकी लेखनी में मुख्य रूप से उभरा है। उनका व्यक्तित्व
सरलता, उदारता, संवेदनशीलता, आत्मीयता और सात्विकता से ओतप्रोत है, क्योंकि इनका जब हम साहित्य देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके व्यक्तित्व की ये सारी विशेषताएं परिलक्षित होती है। उन्होंने हिंदी संस्मरण और रेखाचित्र विधा को अप्रतिम ऊंचाई दी है। हिंदी के संस्मरण और रेखाचित्र है सबसे अच्छे रेखाचित्र और संस्मरण इन्होंने लिखे हैं। महादेवी वर्मा का गद्य भाव और भाषा की दृष्टि से अनुपम है। इनका जो गद्य है वो भाव और भाषा की दृष्टि से बहुत ही अनुपम है। इनकी रचनाओं में जैसे कविता संग्रह है इनके निहार, रश्मि और नीरजा, संजय की दीपशिखा, यामा, जो कि विशेष साहित्यिक जो अवार्ड है उससे नवाजा गया है यामा को। संस्मरण और रेखाचित्र, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार तो ये है, ये संग्रह है। इस संग्रह में इनके साथ जितने भी जो नौकर या इनके जो जानवर रहे थे उन सभी का वर्णन इसमें है। पथ के साथी में साहित्यिक व्यक्ति जो रहे थे उनके साथ में इनके जो जितने भी जो कवि है, गद्यकार, निबंधकार, जिनके साथ ये रही, उनके बारे में इनका वर्णन किया गया है। निबंध संग्रह श्रृंखला की कड़ियां, ये इनका निबंध संग्रह है। साहित्यकार की आस्था एवं अन्य निबंध है। देखिए कितना संक्षेप में, कितना छोटा और बहुत ही अच्छा परिचय है, तो आप इसको याद करें। इस पाठ में देखिए क्या है, गोरा रेखाचित्र में गाय के अंतरंग और बाह्य सौंदर्य के साथ मानवीय संवेदना का रेखांकन किया गया है। यानी आंतरिक रूप से और बाहरी रूप से गाय की सुंदरता का वर्णन और उसके साथ साथ हमारी जो संवेदनाएं हैं उनको रेखांकित करने का सफलतम प्रयास किया है। इसमें गाय का घर में आगमन, स्वागत, लेखिका के ममत्व, रोचक वातावरण एवं गाय के प्रेम को कलात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है। गोरा गाय के स्वभाव एवं क्रियाकलापों के अंकन में लेखिका ने चित्रात्मक भाषा, बिंब प्रदान शैली और प्रतीकात्मक शिल्प का प्रयोग किया है। इसका जो वर्णन किया है इन्होंने इस रेखाचित्र का, तो इसमें चित्रात्मक भाषा का प्रयोग हुआ है। अब चित्रात्मक भाषा क्या है? चित्रात्मक भाषा वो होती है जिसमें लिखते हुए हम हमारे दिमाग में, हमारे मानस पटल पर उस जानवर का या जिसके बारे में, जिस घटना का वो वर्णन करता है, तो वही घटना हूबहू हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाती है। अर्थात हमें ये लगता है कि हम किसी का चित्र देख रहे हैं। बिंब प्रदान शैली है और प्रतीकात्मक शिल्प है इसमें। अंतिम वाक्य है, आह मेरा गोपालक देश, अर्थात गायों को पालने वाला देश। संपूर्ण रेखाचित्र का मार्मिक कथन है। यानी गाय के प्रति, गाय को हमारे भारत में माता कहा जाता है और गाय के प्रति हमारी क्या संवेदना रहती है, गाय के प्रति हम कितना सोचते हैं, ये सब इसमें वर्णन किया गया है। जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़फ उठती है। यानी वो गाय के प्रति उनकी ममता और मानवीय संवेदना दोनों मिलकर के, और गाय के प्रति यानी गाय माता के प्रति हमारी जो सोच है, हमारे जो विचार है, वो बदलने के लिए, अर्थात हमारे विचारों से प्रेरित करने के लिए उन्होंने किया है। आगे देखिए, आगे मूल पाठ की शुरुआत होती है। इसमें जो आपको बताए जाएंगे प्रश्नोत्तर वो आप यहां पर भेज सकते हैं। तो आइए पाठ पर चलते हैं। देखिए लेखिका लिखती है कि गोरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। वह संधि तक मतलब थोड़ी युवा हो रही थी वो, और उनकी बहन के घर चलाई हुई थी। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्सों से कुछ विशिष्ट हो गई थी। अर्थात उसका इतना स्नेह रखा जाता था, इतना ख्याल रखा जाता था घर में कि वह थोड़ी अलग से थी। बहन ने एक दिन कहा, तुम इतने पशु पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे बहुत बड़ी है। इनकी बहन का नाम क्या था? श्यामा। और बचपन से उनकी कर्म निष्ठा और व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही है। विशेषतः मेरी तुलना में यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती है तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। अर्थात जब मेरी बहन श्यामा किसी को कोई बात कहती है
तो उनका विचार इतना अच्छा सुलझा हुआ होता है कि अगला आदमी प्रभावित हो जाता है। आश्चर्य नहीं यदि उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का कार्यान्वयन आवश्यक हो गया। यानी उन्होंने कहा कि तुम गाय क्यों नहीं पाल लेती, और गाय के बारे में जब उन्होंने मुझे बताया तो मुझे लगा कि वास्तव में मुझे गाय पाल लेना चाहिए। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के लिए पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता। यानी जैसे बकरी है, जैसे ये मुर्गे हैं, मछलियां हैं, ये पालने के लिए जो मूल उद्देश्य का ध्यान आता तो मेरा मन विद्रोह करने लगता। पर मैं उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा, पुष्ट, लचीले पैर। अब गोरा कैसी, आपको ये पूछा जा सकता है प्रश्न कि महादेवी वर्मा ने गोरा की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया है। महादेवी वर्मा ने गोरा की सुंदरता का वर्णन किस प्रकार किया, तो यहां से लिखेंगे पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे और चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडौल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की दो अधखुली पंखुड़ियों जैसे कान, लंबी और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली पूंछ, और सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल से तराश कर उस पर ओप दी गई हो। इटालियन मार्बल तो इतनी चिकनी थी। स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी एवं एक विशेष चमक की होती है। प्रश्न आ सकता है, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है? स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गोरा की उज्ज्वलता को देखकर ऐसा लगा मानो उनके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया गया हो। अभ्रक सफेद होता है ना, इसलिए, जिसके कारण जिधर आलोक पड़ता था उधर विशेष चमक उत्पन्न हो जाती थी। यानी जहां कहीं भी सूर्य की किरणें पड़ती तो और अधिक सफेद दिखती थी। गोरा को देखते ही मेरे पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। यानी पहले जब गाय के बारे में और के बारे में कहा जाता था तो लेखिका कहती है कि मैं हिचकिचाती थी कि जानवरों को पालना बहुत बड़ी बात है, इनका चारा पानी देना, इनकी सेवा करना। लेकिन गोरा को देखते ही उनको लग गया कि मुझे ये गाय पालनी चाहिए। गाय जब मेरे बंगले में पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचारकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केसर रोड़ी का बड़ा सा टीका लगाया गया। अगर प्रश्न आ जाता है कि लेखिका ने घर में गाय का प्रथम बार स्वागत कैसे किया, रोली का बड़ा टीका लगाया गया, घी का चौमुखा दीपक जलाकर आरती उतारी गई, उसे दही पेड़ा खिलाया गया और उसका नामांकन हुआ गौरांगिनी या गोरा। उस गाय का नाम क्या हुआ? गौरांगिनी या गोरा। पता नहीं इस पूजा अर्चना का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लो प्रतिफलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दियों का भ्रम होने लगा। अर्थात लेखिका कहती उसके सामने जब आरती का दीपक जल रहा था तो उसकी आंखें इतनी चमक रही थी कि ऐसा लग रहा था कि बहुत सारे दीपक यहाँ पर जल रहे हैं। जान पड़ा जैसे रात काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हो। गोरा वास्तव में प्रियदर्शनी थी, अर्थात बहुत सुंदर थी, और विशेष रूप से उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। उनकी आंखों का जो सुंदरता थी बहुत ज्यादा थी। चौड़े उज्जवल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीचे जल कुंडों के समान लगती थी। देखो कितनी सुंदर लगी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव भरा रहता था। गाय के नेत्रों में हिरण के नेत्रों जैसा चकित विस्मय न होकर एक आत्मीय विश्वास ही रहता है। जैसे हिरण जो होता है, हिरण की जब आंखों को हम देखते हैं तो वो थोड़ा एक चकित सा रहता है, उसके दिमाग में ये चौकन्नापन रहता है। लेकिन गाय क्या है, गाय की आंखों को आप देखिए, उसमें आत्मविश्वास रहता है। उस पशु को मनुष्य से यातना ही नहीं निर्मम मृत्यु तक प्राप्त होती है, परंतु उसकी आंखों के विश्वास का स्थान विस्मय ले पाता है, न आतंक। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कथा है, कविता है, क्यों कहा? गाय करुणा की कविता है, ये क्यों कहा? और ये उसकी आंखें देखकर ही समझा जा सकता था कि वास्तव में गाय है वो दया की मूर्ति है। गाय की आंखों को देख करके ये पता लगाया जा सकता है कि गाय एक कितना अमूल्य जानवर है। गोरा की अलस मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता।
बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न करती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। यानी जैसे मान लो एक बाण चलता है, तीर चलता है, तीर चलता है तो हमारी आंखों को एकदम चकाचौंध कर देता है, हमें लगता है कि देखिए कितना है। लेकिन उसी प्रकार जब हम फूल को देखते हैं, फूल को धीरे धीरे उसके जब हवा चलती है, हवा चलते हुए जब फूल को हिलते हुए देखते हैं, तब हमारी आंखों में कितनी खुशी होती है। तो कहने का अर्थ यह है कि वो उनकी सुंदरता है वो अलग ही थी। कुछ ही दिनों में सबसे इतनी हिलमिल गई कि अन्य पशु पक्षी उसकी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। कुत्ते बिल्ली उसके पेट के नीचे और पैरों के नीचे बीच में खेलने लगे। यानी लेखिका घर में बहुत सारे जानवर हुआ करते थे, हिरण, कुत्ता, बिल्ली, यानी तरह तरह के जानवर होते थे। वो सारे के सारे जानवर उसके नीचे खेलने लगे, उसके पैरों के बीच खेलने लगे, इतनी वो उनसे स्नेह करने लगी थी। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर उसके कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी इस तरह खड़ी रहकर आंखें मूंद कर मानो उसके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। ऐसा लगता था हम सबको वह आवाज से नहीं, पैर की आहट से भी पहचानने लगी। मतलब गाय को देखो, नॉलेज देखिए, ज्ञान देखिए कि जब भी कोई उधर से पास से होकर निकलता तो गाय पहचान लेती, घोड़ा पहचान लेती कि कौन निकला है। समय का इतना अधिक बोध हो गया उसे कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही बां बां की ध्वनि से पुकारने लगती। अर्थात लेखिका जब भी स्कूल से या बाहर कहीं से आती तो मोटर की आवाज पहचानने लग गई थी। चाय, नाश्ता था भोजन के समय से भी वह इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंबा रंबा कर सिर घर पर उठा लेती। जब जैसे नाश्ता वगैरह होता, जब सुबह सुबह उसको खिलाया जाता तो अगर थोड़ी सी देर हो जाती तो वे बोलने लगती। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव मानवीय स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती, हाथ फेरने पर वह अपना मुख आश्वस्त भाव से कंधे पर रख करके आंखें मूंद लेती। कितनी उसमें स्नेह था, कितना प्रेम था उस गाय में। जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती। आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में तेरा करती थी। यानी वैसे बोलने के लिए गाय की एक ही आवाज होती है, लेकिन जब हम देखें तो गाय की विशेष ध्वनि भी होती है। 1 वर्ष के उपरांत गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की मां बनी। 1 वर्ष के बाद एक बछड़े को जन्म दिया और वत्स अपने लाल रंग के कारण गेरू का पुतले जैसा जान पड़ता था। उसके माथे पर पान के आकार का श्वेत तिलक, चारों पैरों में खुरों के ऊपर सफेद वलय ऐसे लगते थे। मतलब चारों जो पैर थे ना, चारों पैरों में लाल लाल कड़े से थे, उसके रंग था मानो गेरू की वत्स मूर्ति को चांदी के आभूषणों से अलंकृत कर दिया हो। बछड़े का नाम रखा गया लालमणि। बछड़े का क्या नाम रखा गया? लालमणि। परंतु उसे सब लालू के संबोधन से पुकारने लगे थे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिमराशि और जलते अंगारे का स्मरण कराते थे। हिमराशि अर्थात गाय तो थी, बहुत सफेद थी, इसलिए बर्फ जैसे लगती थी, और वह थोड़ा पीला था तो ऐसा लगता था जैसे कोई अंगारा हो। अब हमारे घर में मानो दुग्ध महोत्सव आरंभ हुआ, अर्थात गाय का दूध होने लगा था। गोरा प्रातः शाम 12 शेर के लगभग दूध देती थी, यानी लगभग 12 किलो दूध होता। लालमणि के लिए कई शेर छोड़ देने पर भी इतना अधिक शेष रहता था कि आसपास के बाल गोपाल से लेकर कुत्ते बिल्ली तक सब मानो दूधो नाव का आशीर्वाद फलीभूत होने लगा। यानी घर में दूध ही दूध होने लगा। कुत्ते बिल्लियों ने तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित कर दिया था। दुग्ध दोहन के समय वे सब गोरा के सामने एक पंक्ति में बैठ जाते और महादेव उनके आगे उनके खाने के लिए निश्चित बर्तन रख देता। किसी विशेष आयोजन पर आमंत्रित अतिथियों के समान वे परम शिष्टता का परिचय देते हुए प्रतीक्षा करते रहते। अर्थात जब तक गाय का दूध निकाला जाता, गाय को दुआ जाता था, तब तक वो सारे के सारे जानवर जो थे वो प्रतीक्षा करते थे, बड़े बेसब्री से इंतजार करते। फिर नाप नाप कर सबके पात्रों में दूध डाल दिया जाता और जिसे पीने के उपरांत वे एक बार फिर अपने स्वर में कृतज्ञता ज्ञापन सा करते हुए गोरा के चारों उछलने कूदने लगते। यानी गाय का दूध पीते, दूध पी करके और उसी के पास खेलते कूदते थे। इतना अच्छा खुशी का माहौल था। जब तक वे सब चले नहीं जाते, गोरा प्रसन्न दृष्टि से उन्हें देखती रहती। और जिस दिन
उनके आने में विलंब होता वह रंभा रंभा कर मानो उन्हें पुकारने लगती, अर्थात जब उनके पास जानवर नहीं आते थे तो वह उन्हें पुकारने लगती थी और अब दुग्ध दोहन की समस्या कोई समाधान चाहती थी। नौकरों में नागरिक तो दूहना जानते ही नहीं थे और जो गांव से आए थे वे अनाभ्यास के कारण ये कार्य इतना भूल चुके थे कि घंटों लगा देते थे। मतलब कई लोग पहले के थे लेकिन शहर में आने के बाद उनका प्रैक्टिस छूट गई थी। घोड़ा के दूध देने का पूर्व जो ग्वाला हमारे यहाँ दूध देता था, जब वह इस कार्य के लिए अपनी नियुक्ति के विषय में आग्रह किया तब हमने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। यानी माधवी जी के घर में जो दूध देने के लिए आता था उसी को दूध दूहने के लिए रखा गया। 2-3 मास के उपरांत गोरा ने दाना चारा खाना बहुत कम कर दिया और वह उत्तरोत्तर दुर्बल और शिथिल रहने लगी। चिंतित होकर मैंने पशु चिकित्सक को बुलाकर दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, एक्सरे आदि रोगों का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय दिया कि गाय को किसी ने सुई खिला दी गई है। अर्थात गाय जब बीमार रहने लगी तो उन्हें जब डॉक्टर को दिखाया गया तो डॉक्टर आया। डॉक्टर ने आकर के कहा कि एक्सरे लेकर के बताया कि गाय के पेट में सुई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। अब सुई के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है। मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या तात्पर्य हो सकता है? दाना चारा तो हम खिलाते हैं, देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में कोई सुई चली गई होगी। अर्थात हम जब चारा खिला रहे थे या और कुछ खिला रहे थे उसमें मान लो चली गई होगी, लेकिन डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाना चारे के साथ गई हुई सुई गाय के मुख में छिद कर रह जाती है। अगर मान लो चारे के साथ में अगर कोई सुई होती है तो वह दांतों से छिद जाती है और वो वहीं रह जाती है, लेकिन गुड़ की बड़ी डली के भीतर रखी हुई सुई ही गले के नीचे उतर जाती है। अंततः रक्त संचार मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्राय कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध दिया जाता है गाय का आना सह नहीं पाते थे। अर्थात ग्वाले ये चाहते थे कि ये गाय यहाँ क्यों आई। तब उन्होंने क्या किया, अवसर मिलते ही वे गुड़ में लपेटकर सुई उसे खिलाकर उसकी ऐसे में मृत्यु निश्चित कर देते हैं। गाय के मर जाने पर उन घरों में पुनः दूध देने लगते हैं और सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाला एक प्रकार से अंतर्ध्यान हो गया। यानी जब ये कहा गया कि गाय को सुई खिला दी गई है तब वो ग्वाला जो दूध दूहने के लिए आता था वो कहीं गायब हो गया। अतः संदेह का विश्वास में बदल जाना स्वाभाविक था। वैसे उसकी उपस्थिति में भी किसी कानूनी कार्यवाही के लिए आवश्यक प्रमाण जुटाना असंभव था। तब गोरा का मृत्यु से संघर्ष आरंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र आज भी मन से सिहर उठता है। अर्थात उसको स्मरण करती हूँ तो ही मेरा मन है वो डरने लग जाता है। डॉक्टर ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाने से उसके न चुभने की संभावना है। नित्य कई सेवों का रस कई किलो सेवों का रस निकाला जाता, नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के लिए इंजेक्शन के लिए सुजे के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज और बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वह भी इंजेक्शन अपने आप में शल्य क्रिया या यातनामय हो जाता था। पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों ओर की चुभन की पीड़ा सहती थी। अर्थात गोरा है वो इतनी समझदार गाय थी कि जब भी कोई उनके पास आता, डॉक्टर आता, तो आसानी से वो इंजेक्शन लगवा लेती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर पर उदास आंखों के कोनों में पानी की 2 बूंदें झलकने लगती, अर्थात वो रोने लगती थी। अब वह उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया से तैरने लगती। पास जाकर बैठने पर वह मेरे कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती। लालमणि बेचारे को तो मां की व्याधि और आसन्न मृत्यु का बोध ही नहीं था। लालमणि जो छोटा था, जो बछड़ा था, उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था जो उसे रुचता भी नहीं था। वह तो अपनी मां का दूध पीने और उससे खेलना चाहता था। अतः अवसर मिलते ही वह गोरा के पास पहुंचकर अपना सिर मार मार कर उसे उठाना चाहता था या खेलने के लिए उसके चारों ओर उछल कूद कर परिक्रमा करता देता रहता था। अर्थात जानवर था और वो अपनी मां के साथ खेलना चाहता था, लेकिन गोरा जो है वो इतनी बीमार थी। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं,
अंत में उनमें से कुछ समय विदा देनी ही पड़ती है, परंतु ऐसी मर्म व्यथा का स्मरण मुझे नहीं है। अर्थात जिस प्रकार गोरा को मैंने विदा दी, ऐसा स्मरण मेरे जीवन में नहीं हुआ। इतनी हर्षपूर्ण सुंदर दूध सी उज्जवल पैस्विनी गाय अर्थात दूध देने वाली गाय अपनी इतनी सुंदर चंचल वत्स को छोड़कर किसी भी क्षण निर्जीव और निश्चेष्ट हो जाएगी, यह सोचकर भी आंसू आ जाते हैं। अर्थात जब मैं ये सोचती हूँ कि मेरा ये लालमणि और मेरी ये इतनी सुंदर गाय ये मुझे छोड़ करके चली जाएगी। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों से भी पशु विशेषज्ञों को बुलाया गया। स्थानीय पशु चिकित्सक तो दिन में 3 बार आते थे, परंतु किसी ने ऐसा उपचार नहीं बताया जिससे आशा की कोई किरण मिलती। निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जैसे किसी असाध्य और मरणासन रोगी के पास बैठना पड़ा हो। अर्थात जब कोई एक रोगी है, मरणासन अवस्था में हो, अर्थात मरने वाला हो, और उसकी बीमारी असाध्य हो, अर्थात जो बीमारी ठीक होने योग्य नहीं हो, उस रोगी के पास कोई बैठा आदमी जब सोचता है कि मरते वक्त आदमी क्या क्या करता है। जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली, सेव का रस भी कंठ में रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। और अब मेरी एक ही इच्छा थी कि मैं उसके अंत समय पर उपस्थित रह सकूं। दिन में ही नहीं, रात में भी मैं कई बार उठकर मैं उसे देखने जाती रही। अंत में एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जब गोरा को देखने गई, तब जैसे ही उसने अपना मुख सदा के समान मेरे कंधे पर रखा, वैसे वे एकदम पत्थर जैसे भारी हो गया था। अर्थात गोरा है वो लेखिका के कंधे पर सर रख करके चल बसी थी। मेरी बाहों पर से सरक कर धरती पर आ गया। कदाचित सुई ने हृदय को बेद करके और बंद कर दिया था। गोरांगिनी को ले जाते समय मानव करुणा का समुद्र उमड़ आया, परंतु लालमणि इसे भी खेल समझकर उछलता कूदता रहा। यदि दीर्घ निश्वास का शब्दों में अनुवाद हो सके, उसकी प्रतिध्वनि कहां, यानी उसकी प्रतिध्वनि कहेगी आज की जैसे जो ये इतना बच्चा था और ये बछड़ा है वो भी अपनी मां से यानी अनजान था। तो ये पाठ था गोरा पाठ जो है वो जो रेखा चित्र है वो बहुत ही सुंदर है, अच्छा है। इसमें से पाठ में प्रश्न आएंगे। अब कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट बनते हैं वो देख लीजिए। देखिए, स्वस्थ पशु के रोमों की क्या विशेषता होती है, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है। जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन शियर उठता है। लेखिका की वह वेदना में स्मृति क्या थी, गोरा के मरने की। गाय का महादेवी के घर पर किस तरह स्वागत किया गया अपने शब्दों में। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि ये जो आपके लिए प्रश्न बन सकता है। गोरा वास्तव में प्रिय दर्शन थी। कैसे गोरा प्रिय दर्शन थी, तो यहाँ पर क्या है कि गाय की सुंदरता का लिखना है, यानी आधार पर गोरा के बाह्य सौंदर्य की, अर्थात गोरा कैसी थी उसके बारे में लिखना है। गोरा को मृत्यु से बचाने के लिए लेखिका ने क्या क्या प्रयत्न किए, बहुत सारे डॉक्टर्स को बुलाया, वैद्य बुलाए, और भी जो जानकार लोग थे उनको बुलाया, यानी लखनऊ कानपुर से वैद्य बुलाए। स्थानीय चिकित्सक वो 2-3 बार आता था। गाय करुणा की कविता है। उक्त कथन के आलोक में गोरा रेखा चित्र की मूल संवेदना लिखी है। यानी मूल संवेदना क्या है, अर्थात मूल संवेदना है कि गाय के प्रति हमारी ममता क्या होनी चाहिए उसके बारे में। तो उम्मीद करता हूं आपकी सफलता को निखारने में बहुत अधिक समृद्ध होगा। ये जितने भी जो प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को वीडियोज के माध्यम से आपको बताया भी जाएगा, यानी वीडियोज भी जारी किए जाएंगे। तब तक के लिए आप भी इन प्रश्नों को तैयार करें ताकि आपकी एग्जाम में आपके काम आए। आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।